हेलो नमस्कार दोस्तों। मनोज एडू फोरम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दैनिक समसामयिकी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए सुमेरु पर्वत का संबंध किस धर्म से संबंधित है? सुमेरु पर्वत नवग्रह तीर्थ क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। सुमेरु पर्वत श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इसका हाल ही में उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है। जगदीप धनखड़ जी द्वारा उपराष्ट्रपति। इसका हाल ही में उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है। सुमेरु पर्वत जैन मंदिर है, जैन मंदिर से संबंधित है। सुमेरु पर्वत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की 61 फीट, कितने दोस्तों? 61 फीट की एक ही पत्थर से बनी मूर्ति, 61 फीट की एक ही पत्थर से बनी, जिसको मोनोलिथिक बोलते हैं। क्या है? मोनोलिथिक। एक ही पत्थर से बनी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जो कि जैन भगवान के 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। यह पार्श्वनाथ की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इस धर्म का संबंध, सुमेरु पर्वत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य मूर्तियों के बारे में। जैन धर्म से जुड़ी कुछ अन्य मूर्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची जैन धर्म की मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ अहिंसा की मूर्ति, ये विश्व की सबसे ऊंची जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। इसकी हाइट 108 फीट। 108 फीट कहाँ पर स्थित है? मांगी तुंगी नासिक जिले में, महाराष्ट्र। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके दोस्तों, तो स्टैच्यू ऑफ अहिंसा की मूर्ति 108 फीट की, जो कि मांगी तुंगी नामक स्थान जो कि नासिक जिले में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये जैन धर्म के किस भगवान की मूर्ति है? ये है ऋषभनाथ। ये जैन धर्म के ऋषभनाथ जी की मूर्ति है।
ऋषभनाथ जी की मूर्ति है, जो कि ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर। जैन धर्म में 20 तीर्थंकर हुए, 20 तीर्थंकर हुए टोटल, जिसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी महाराज हैं। ऋषभनाथ जी भगवान हैं। दूसरे, तीसरे, ये सब इम्पोर्टेंट ना होके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 23वें हो जाते हैं, जो कि भगवान पार्श्वनाथ जी से संबंधित है। अगली मूर्ति की बात कर लेते हैं जैन धर्म से संबंधित। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति किस जैन धर्म के भगवान से संबंधित है? ये भगवान महावीर से संबंधित है। भगवान महावीर। भगवान महावीर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। यहाँ पर जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक त्यौहार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक त्यौहार, महामस्तकाभिषेक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजन, प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजन, प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। यह 65 फीट की है, 65 फीट की। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। ये रहा इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में कृषि महाविद्यालय अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कृषि महाविद्यालय अमृत महोत्सव, कृषि महाविद्यालय अमृत महोत्सव, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ जिले, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कृषि महाविद्यालय अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक में। इसके मुख्य अतिथि भारत के उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ जी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन सी। कृषि महाविद्यालय अमृत महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंतर्गत डिजिटल स्केल में भारत का कौन सा रैंक रहा?
क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंतर्गत डिजिटल स्केल में भारत का कौन सा रैंक रहा? अगर ओवरऑल देखा जाए कंप्लीट, तो भारत का 25th रैंक ओवरऑल। इसको नापने के लिए 4 इंडिकेटर का अपनाया जाता है। 4 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर को अपनाया जाता है। पहला क्या है? स्किल फिट। दूसरा एकेडमिक रेडीनेस, एकेडमिक रेडीनेस, एकेडमिक रेडीनेस। थर्ड फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क। फोर्थ है अपना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 आधार हैं जिसके आधार पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की रैंकिंग दी गई है। भारत इन ओवरऑल इन चारों इंडिकेटर्स में 25वां स्थान रखता है। क्वेश्चन में बात किया गया है डिजिटल स्केल की। डिजिटल स्केल, तो डिजिटल स्केल के अंतर्गत भारत का सेकंड स्थान है, सेकंड प्लेस। फर्स्ट पर आपका यूएसए है, फर्स्ट पर यूएसए। भारत का रैंक सेकंड। ओवरऑल बात किया जाएगा तो 25, यानी चारों इंडिकेटर्स मिला के भारत का रैंक कौन सा है? 25। ओनली डिजिटल स्केल में सेकंड प्लेस। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। डिजिटल स्केल पे सेकंड आना अमेरिका के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है, द्वितीय। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम ये 15 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और बन सकता है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। इसका एक फैक्ट ये बन सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी भारत को कौन से दर्जे पर स्थान मिला है। तो इसके लिए स्किल कंटेंडर, सपोज डेट ऑप्शन में आ जाता है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत को स्किल कंटेंडर का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसमें से 4 इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद किए रहिएगा। नेक्स्ट है 24th ओवरऑल रैंक है, डिजिटल स्केल पे सेकंड प्लेस है, ये आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूएसए है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार भी कर सकते हैं, किसी भी आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है या इसका डेट पूछ लिया जा सकता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको बताया जा सकता है। नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी दर्जा का पूछा जा सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंतर्गत कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, तो आप स्किल कंटेंडर का दर्जा टिक कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का कितना वर्ष पूर्ण हुआ? हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स का कितना वर्ष पूरा हुआ? तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो भी लास्ट में बताया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 15 जुलाई 2015 को लाल किला से पीएम मोदी द्वारा लाने के लिए बात किया था, जिसको 16 जुलाई
जनवरी 2016 को लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च बाई किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। यानी कि 15 जुलाई 2025 को इस योजना के बारे में बात किया गया था दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से। 16 जनवरी 2016 को इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था बाई पीएम मोदी के द्वारा। ये भारत में इनोवेशन, नवाचार और स्टार्टअप के विकास हेतु लाया गया था। इसका उद्देश्य था ये भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप के विकास हेतु इस योजना को लाया गया था। इसके अभी 16 जनवरी 2025 को 9 वर्ष पूर्ण हो गए। 16 जनवरी 2025 को इसका कितना वर्ष पूर्ण हुआ? 9 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का कितना वर्ष पूरा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 9 वर्ष पूरा हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ आंकड़े दिए गए थे 15 जनवरी 2025 से संबंधित स्टार्टअप इंडिया के बारे में। भारत में 1,59,157 1,59,157 स्टार्टअप ग्रो हो चुके हैं, स्टार्टअप बन चुके हैं। कितने? ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। 1,59,157 15 जनवरी 2025 तक। ये विश्व की तीसरी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। विश्व में थर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है, जहाँ पर इतने सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो चुके हैं, जो कि 17.2 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार 17.2 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार प्रोवाइड करता है। सरकार द्वारा इसमें 13 ट्रिलियन रुपए का वित्त पोषण या लोन नए उद्यमियों को दिया जा चुका है। स्टार्टअप का मतलब होता है जो नया उद्यमी होते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कोई नया कारखाना एस्टेब्लिश करते हैं, उन लोगों के बारे में। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इंडिया में, उन लोगों को लोन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे अभी तक के 15 जनवरी 2025 तक भारत सरकार ने 13 ट्रिलियन रुपए का वित्त पोषण या लोन दिया है इन स्टार्टअप्स को। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ की है? इंडिया की है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन। स्टार्टअप महाकुंभ सेकंड, ये दूसरा संस्करण होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 2500 उद्यमियों को शामिल होने की उम्मीद है। ये विश्व की सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं।
इसका हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे प्रभाव फैक्ट बुक लॉन्च किया गया। प्रभाव फैक्ट बुक लॉन्च किया गया जो कि स्टार्टअप से संबंधित है, DPIIT द्वारा, जिसमें 2016 से 24 तक स्टार्टअप की संबंधित उसके विकास की गाथा लिखा गया है। स्टार्टअप से संबंधित विकास की गाथा लिखा गया है। प्रभाव फैक्ट बुक DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि 2016 से 24 तक के स्टार्टअप की जो भी अभी तक एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। अगला पॉइंट है इसका, इसके साथ साथ भारत स्टार्टअप चैलेंज भी लॉन्च किया गया है। भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च हेतु तीसरी लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लॉन्च हेतु तीसरी लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? थर्ड लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर तीसरे लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर श्रीहरिकोटा लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है। श्रीहरिकोटा लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है, जो कि भविष्य में यूज किया होगा। भविष्य में बड़े मिशन जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष खोज अभियान या भारी वर्ग के रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे थर्ड लॉन्च पैड उद्देश्य क्या है? रॉकेट को लॉन्च करने के लिए स्थान, यहाँ से बड़े रॉकेटों को लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। श्रीहरिकोटा लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना यूज क्या होगा? भविष्य में बड़े मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष खोज का अभियान होगा, भारी वर्ग के रॉकेटों को लॉन्च किया जाएगा। इसका 4 वर्ष में स्थापित करने का लक्ष्य है। 4 वर्ष में स्थापित करने का लक्ष्य। ये सेकेंड लॉन्च पैड को सपोर्ट करेगा, जो कि आने वाले भविष्य में बड़े मिशनों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च हेतु तीसरे लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो 2 अंतरिक्ष उपग्रह को जोड़ने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? इसरो 2 अंतरिक्ष उपग्रह को जोड़ने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा स्पेसएक्स मिशन के बारे में। स्पेसएक्स मिशन, जिसको डॉकिंग अभियान, जिसको डॉकिंग अभियान के नाम से भी जाना जाता है, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा लॉन्च 16 जनवरी 2025 को 16 जनवरी 2025 को 2 उपग्रह को जोड़ना, जिसको हम डॉकिंग बोलते हैं, 2 उपग्रह को जोड़ना व हटाने का अनडॉकिंग, जोड़ना व हटाने का कार्य हटाने में सफलता प्राप्त हुई। इसको इसरो द्वारा PSLV C60 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV C60 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण किस डेट को? 3 दिसंबर 2024 को। कहाँ से? श्री SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उद्देश्य इसका क्या था? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, 2 उपग्रहों को जोड़ना, 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में एक साथ जोड़ना, 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में एक साथ जोड़ना। तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया, जो स्पेस में 2 सैटेलाइट को एक साथ जोड़ने या हटाने का कार्य किया। पहला देश कौन सा है? US, सेकंड रसिया, तीसरा चीन। ये रहा इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट का विकास हेतु समझौता किसके मध्य किया गया? हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट इसके विकास हेतु C.DOT और IIT मुंबई के मध्य समझौता। सिक्स जी विकास के लिए। ये क्या है? अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन की अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी, का विकास, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना। टारगेट क्या है? 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी का डिजाइन तैयार करना व विकसित करना। 6D का डिजाइन तैयार करना, विकसित करना और लगाने का लक्ष्य है।
लगाने का लक्ष्य है। तो हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास हेतु सी डॉट और IIT मुंबई के मध्य समझौता हुआ। इसका आंसर बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय और पुरातत्व व्याख्या केंद्र, विश्व स्तरीय अनुभवात्मक संग्रहालय पुरातत्व व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अनुभवात्मक संग्रहालय एंड पुरातत्व व्याख्या केंद्र, इसका उद्घाटन केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह द्वारा। ये क्या है? गृह मंत्री, दूसरे सहकारिता मंत्री। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री। आयोजन स्थल वडनगर, गुजरात। वडनगर मोदी जी का जन्मस्थल है। वडनगर क्या है? मोदी जी का जन्मस्थल। वडनगर क्या है? मोदी जी का जन्मस्थल। वडनगर क्या है? मोदी जी का जन्मस्थल। कहाँ पर किया गया है? अनुभवात्मक संग्रहालय व पुरातत्व व्याख्या केंद्र का उद्घाटन वडनगर, गुजरात। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। इस संग्रहालय में कीर्ति तोरण, हटकेश्वर महादेव मंदिर व शर्मिष्ठा झील शामिल है। इन अनुभवात्मक संग्रहालय में कीर्ति तोरण, हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर व शर्मिष्ठा झील शामिल किया गया है। यह विश्व में ऐतिहासिक व पुरातत्व का एक साथ संगम वाला एकमात्र स्थान, ऐतिहासिक व पुरातत्व का एक साथ संगम वाला एकमात्र स्थान विश्व में है। ये मोदी जी का जन्मस्थल है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय व पुरातत्व व्याख्या केंद्र का उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा वडनगर, गुजरात में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति हेतु समझौता किसके मध्य किया गया है? मध्यम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति की समझौता किसके मध्य किया गया है? मीडियम रेंज एयर टू सरफेस एयर मिसाइल, मीडियम रेंज एयर टू सरफेस एयर मिसाइल समझौता 2 पार्टियों के बीच, जो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड रक्षा मंत्रालय, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं रक्षा मंत्रालय के बीच। इसका विकास भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। इसका विकास भारतीय नौसेना हेतु किया जा रहा है।
इसमें कुल लागत 29,600 करोड़ रुपए का है, जो कि भारतीय नौसेना को सक्षम बनाएगा मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल को विकास करने में, जो कि सक्षम बनाएगा भारतीय नौसेना को एयर टू सरफेस मिसाइल में, मध्यम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति में सक्षम बनाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड व रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड व रक्षा मंत्रालय के बीच 29,600 करोड़ रुपए का एक समझौता किया गया है, जिसमें मध्यम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की डेवलपमेंट किया जाएगा। इसकी आपूर्ति कौन करेगा? भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला व अंतिम प्रश्न है भविष्य की नौकरियों पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? भविष्य की नौकरियों पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भविष्य की नौकरियों पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए, भविष्य की नौकरी एक दिवसीय सम्मेलन, 1 डे कॉन्फ्रेंस, एक दिवसीय सम्मेलन, भविष्य की नौकरियों पर एक दिवसीय सम्मेलन पर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली 15 जनवरी को नई दिल्ली में डॉक्टर मनसुख मांडविया, इसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी शामिल। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ युवा अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। क्या है? कैबिनेट मंत्री। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय और युवा मामलों के और खेल से संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं। इसमें भविष्य की नौकरियों में सहयोग भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आने वाले कल के कार्यबल को आकार देना। आने वाले कल के कार्यबल को आकार देना, यानी भविष्य में जो भी नौकरियां आएंगी उसके हिसाब से नौकरियां तैयार करना, युवाओं को तैयार करना, ताकि आने वाले जो भविष्य हैं उसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट किया जा सके, जिसमें एक गतिशील दुनिया में विकास की गति देना है। जैसे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में, ऑटो इंडस्ट्रीज में भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, किस प्रकार की नौकरियां आने वाली है, किस तरह से अपने युवाओं को तैयार करना है, किस तरह से डिजिटल उपकरण का विकास व उनमें अपने युवाओं को तैयार करना, जैसी तकनीकों पर पैदा होने वाली नौकरियां उजागर करना। इन सब फील्ड में जो भी नौकरियां आएंगी उसमें अपने युवाओं को तैयार करना। तो भविष्य में आने वाली नौकरियां, उनकी चुनौतियां, क्या क्या बदलाव किया जाए, उन सब विषयों में जानकारी दी जाएगी। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर न्यू दिल्ली है।
आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास। भविष्य में हम और भी चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम रिवीजन क्लास साथ साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स और कुछ बीते हुए कल के रिवीजन, करंट अफेयर्स के रिवीजन भी इसमें ऐड करेंगे। सो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसमें हम एक प्लान और भी कर रहे हैं कि हम वनडे बेसिस प्रत्येक दिन स्टैटिक से संबंधित प्रत्येक दिन स्टैटिक यानी स्टैटिक के साथ साथ जीके का भी एक क्लास लॉन्च करेंगे, जो कि आपका वो प्रैक्टिस बैच होगा। प्रैक्टिस बैच होगा। आप लोग अपना राय ज़रूर दें कि उसमें क्या क्या आप लोग की रिक्वायरमेंट है, कैसी नीड है, किस हिसाब से क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। चलिए यहीं पे अपना ही क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक एक समय का, एक एक दिन, एक एक मिनट का आप सही समय से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम अपने टाइम पे होंगे। जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर जो आप उस टाइम का अगर जो एक दिन भी आप नुकसान करते हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे कोई एक दूसरा स्टूडेंट भी है, वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। बच्चों, कंपटीशन बहुत टफ़ है और इस कंपटीशन में जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके हमें एक जॉब मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद लाइफ सेटलमेंट हो जाती है। हर बच्चों की अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी मजबूती बनाएं और निरंतर अभ्यास, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। PYQ ज़रूर लगाएं। अगर जो आप SSC के स्टूडेंट हैं तो आप प्रैक्टिस पे खूब ध्यान दें, खूब अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, GS की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपका एक हथियार है, जिससे आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे, हमारा रैंक क्या है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमारा एग्ज़ाम में मोड ऑफ पेपर अटेम्प्ट कैसा होगा, कैसे हम सिचुएशंस को टैकल करेंगे, वो सारे एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो आप प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस में PYQ क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना। मेरे दोस्तों, पिछले 5 साल या हो सके तो 10 साल, जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो आप करिए। भगवान हमारी लोग की मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत, आप सबकी मेहनत ज़रूर कामयाब करेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, खूब लाइफ में तरक्की कीजिए। यहीं पर आज लेक्चर को क्लास कर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।